लापरवाही के चलते निर्भया सिंह की मौत हुई। क्या इतनी बड़ी लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या आरोपियों को कड़ी और सख्त सजा मिलेगी? क्या निर्भया सिंह के बाद कोई और बच्चा ऐसे हादसे का शिकार नहीं होगा? आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। जिंदगी की जंग लड़ रहे 4 साल के मासूम निर्भया ने आखिर दम तोड़ दिया। 21 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को बचा नहीं पाए। 21 घंटे के इस रेस्क्यू में पुलिस, सेना, आर्मी और एनडीआरएफ ने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन मौत समय का पासा पलटा और जिंदगी को हराते हुए जीत गई। रेस्क्यू के दौरान कई मुश्किलें थी, जिस कारण निर्भया को बचाना और भी मुश्किल हो गया। 220 फीट गहरा बोरवेल मुश्किल की बड़ी वजह बना। महज 9 इंच चौड़ा पाइप था, जिससे मासूम को निकालना मुश्किल था। 60 फीट पर पानी भरा था, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी। हुक फंसाने में भी बार बार दिक्कत आ रही थी। टी शर्ट में हुक नहीं फंस रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बोरवेल में फंसे मासूम को बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे निकाला गया, जिसके बाद मासूम निर्भया सिंह का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में मौत की मुख्य वजह का खुलासा हुआ। बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखे। सिर, छाती और दोनों टखनों पर गंभीर चोटें आई हैं। शरीर के अंदर से मिट्टी के कण भी मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद 4 साल के मासूम को अंतिम विदाई दे दी गई। नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। एक लापरवाही के कारण आज निर्भया महज यादों में जिंदा है। अगर समय रहते थोड़ा ध्यान दिया होता और लापरवाही ना दिखाई होती और बोरवेल को बंद किया होता या उस पर ढक्कन लगाया होता, तो आज निर्भया जिंदा होता और खेल रहा होता। मिन्नतों के बाद पैदा हुए निर्भया की जिंदगी एक लापरवाही ने छीनी। जो कदम समय रहते उठाए जा सकते थे, जिससे कि बड़ा हादसा टल सकता था, तो क्यों किसी अनहोनी का इंतजार किया जाता है? कई सवाल हैं जो मन में उठते हैं। निर्भया की मौत का आखिर जिम्मेदार है कौन? आखिर क्यों बोरवेल को खुला छोड़ा गया? ये प्रशासन की लापरवाही है या सिस्टम की नाकामी? सुरक्षा नियमों का किसने नहीं किया पालन? खुले बोरवेलों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? आगे कैसे रुकेगी बोरवेल हादसों की घटना? या हादसे के बाद अब जागेगा प्रशासन? कहते हैं कि हादसे सबक सिखाने के लिए होते हैं, पर अब सबक सिखाने के लिए और कितने हादसों की जरूरत है? क्या अब भी किसी और मासूम की जिंदगी को दांव पर लगाना होगा? आखिर कब लोग सतर्क होंगे? प्रशासन जागेगा? अब शायद किसी और निर्भया को खोने की क्षमता हम में नहीं है। हो सकता है इस हादसे से प्रशासन की आंखें खुले और जगह जगह खुले बोरवेल को बंद किया जाए। बता दें कि बोरवेल को खुला छोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। खुला बोरवेल छोड़ना माना जाता है कानूनी अपराध। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। लापरवाही साबित होने पर हो सकती है गिरफ्तारी। हादसा होने पर बोरवेल मालिक या ठेकेदारों को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। प्रशासन बोरवेल को तुरंत बंद या सुरक्षित करने का दे आदेश। दोषियों पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता या मुआवजा दिया जा सकता है। अब जब हादसा हो चुका है, निर्भया को उसके परिवार ने खो दिया है, तब प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया है। सभी बोरवेलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर बोरवेल खुला मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, सवाल उस लापरवाही का है जिसने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीनी। आखिर खुले बोरवेल के लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? और क्या इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन सचमुच जागेगा या फिर किसी और मासूम की जान जाने का इंतजार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब सवाल यह है कि हादसे दर हादसे होते चले गए, नसीहत नहीं मिली और सीख नहीं मिली। आखिर कई सवाल हैं इंडिया न्यूज के। आखिर क्यों खुला छोड़ा गया बोरवेल? प्रशासन की लापरवाही है या फिर सिस्टम की नाकामी? ये बड़ा सवाल है। सुरक्षा नियमों का किसने पालन नहीं किया और क्यों नहीं किया? खुले बोरवेलों पर कब होगी कार्रवाई? दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? एक के बाद एक जो हादसे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो काफी कुछ बयां कर जा रहे हैं। आगे कैसे रुकें इस तरह की घटनाएं? क्या हादसे के बाद अब प्रशासन जागेगा? हालिया मामला अंबाला का है हादसा जो निर्भया की जान गई। इससे पहले हमने देखा था हरसिंहपुरा गांव में 2019 में यह हादसा हुआ। कुरुक्षेत्र में इस तरीके का हादसा हुआ 2006 में, हल्दारी गांव में।
हिसार का हादसा हुआ कुछ साल पहले। हमने देखा कि बालसमंद गांव में 18 महीने का बच्चा 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हालांकि बच्चे को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन निर्भया के मामले में यह नहीं हो पाया। तमाम प्रशासनिक टीमें, सेना की टुकड़ियों को लगा दिया गया, लेकिन निर्भया को नहीं बचा सके। अब जवाबदेही कैसे तय हो? लापरवाही के लिए जो कार्रवाइयां हैं, क्या वो ये सुनिश्चित कर पाए कि बोरवेल खुला नहीं छोड़ना है? सबसे बड़ा सवाल कि निर्भया की मौत का जिम्मेदार कौन है? जिंदगी की जंग हार गया मासूम निर्भया। और पूरा घटनाक्रम आपको बताएं तो सुबह 3:30 बजे निकाला गया निर्भया का शव, और इस शव को निकालने के बाद करीब आधा घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब जाकर 18 घंटे का ये ऑपरेशन था। 11 से लेकर 18 घंटे तक का ये ऑपरेशन था, लेकिन आधा घंटे का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो 7 बजे ये घटना हुई, तो तुरंत 7:30 बजे तक ये फोन कॉल्स मिली थी। पहली बार कॉल किया गया था निर्भया के परिवार के द्वारा उस आधे घंटे में कि बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हैं, और जो सेना की टुकड़ियों को मौके पर बुलाया गया, पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, डीसी मौके पर पहुंचे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा तमाम सवालों के साथ। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। राजरमन दीक्षित जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और एडवोकेट पवन अंचल जी हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में डॉक्टर गुरजीत मान, कृषि और भूजल विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखें और आगे कैसे रोकथाम, तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं। मेरा सीधा सवाल पहले एडवोकेट पवन आपसे ही है। जो मौजूदा स्थिति हमने घटना देखी, और ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं, हम इस तरह की घटनाएं प्रदेश में देख चुके हैं, लेकिन इस बार अब कानूनी पेचीदगियां क्या कहती हैं, इस हादसों को कैसे रोका जा सके, और हरियाणा के अंदर बोरवेल को लेकर नियम क्या कुछ कहते हैं, वो थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। नियम तो सर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जब 2009 में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद दे दी थी सरकार को, सभी विभागों को, कि सरपंच और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिम्मेवार माना था कि वो जहां भी बोरवेल बनते हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए जी। और साथ में जितने बोरवेल बनते सबकी फेंसिंग होनी चाहिए कि बच्चा तो एंट्री नहीं कर पाए। लेकिन क्या है कि अब ये सिस्टम का फेलियर है, बेसिकली किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, कि लोग जो बोरवेल करवाते हैं, एजेंसीज हैं, वो इस तरह की आगे जो सुविधाएं देनी चाहिए, बोरवेल जब बनता है उसकी परमिशन लेनी चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए बनने के बाद, क्या वहाँ फेंसिंग हो चुकी है नहीं हो चुकी है, तो वो फेल सेफ सिस्टम होना चाहिए। फेल सेफ सिस्टम इसलिए मेंटेन नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं लोग सिस्टम प्रभावित है। ये लोग जो है अभी किसान, जिनके अभी ये मोस्टली किसानों से संबंधित है, पानी की समस्या है, तो डीप बोरवेल बनाए जा रहे हैं और प्रभावित भी उन्हीं के बच्चे हो रहे हैं। लेकिन क्या है, नियम की पालना नहीं करने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, और सब लोग मिलके इसको करें, सिस्टम के अधिकारी भी और खुद जो बोरवेल वाले हैं, तो ऐसी समस्या कम हो सकती है जी। हम तो मतलब हो ही रही है पहले भी जब से जागरूकता आई है, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ी सी सख्ती की जरूरत है। दोनों बोरवेल बनवाने वालों का भी और सरकार को भी जिम्मेवार बनाना चाहिए। सरकार में किसी को, जो भी सरपंच है या अधिकारी है, उनकी जिम्मेवारी, जो ड्रिल मशीन करने वाले हैं उनको, और बिना लाइसेंस तो ये परमिशन होनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई हो तो उसको सजा का प्रावधान रखना चाहिए, जो अभी तक नहीं बनाया गया। जी ठीक है। राजरमन जी, जो घटना हुई है वाकई में बेहद दुखद घटना है, और कैसे रोकथाम हो आपकी सरकार है, जवाब आपसे ही बनता है। किस तरह से लापरवाही को सिरे चढ़ा दिया गया, तमाम कानूनों को ताक पर रख दिया गया और खुला रखा गया बोरवेल। हालांकि कार्रवाई हुई है, जो खेत का मालिक है उसके खिलाफ भी आप लोगों ने, प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन रोकथाम कैसे हो सर? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और उस पवित्र आत्मा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और परिवार को जो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना से जो शोक हुआ है, हम सब उस शोक की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। और ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, इसने पूरे हरियाणा को झंझोर दिया है।
क्योंकि इससे पहले 2 घटनाएं हो चुकी है हरियाणा के अंदर, एक 2006 में और एक 2019 में, जिसमें दोनों बच्चों को, प्रिंस को और बाल समंद के नदीम को प्रशासन द्वारा, हमारी सेना द्वारा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा बचा लिया गया था। तो इस मामले में भी जब सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में ये घटना हुई है, जैसे ही प्रशासन की ये नॉलेज में आया, प्रशासन के पास फोन किया, तुरंत प्रशासन जो है बड़ी मुस्तैदी से उस जगह पर बोरवेल के पास आया और उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। सेना को भी बुलाया गया, मशीनरी, जितनी भी स्वास्थ्य डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं और जितनी लाइफ इक्विपमेंट्स थे वो सभी वहां, एम्बुलेंस सभी तैनात थी। लेकिन जो बच्चा था वो 200 फुट गहरे गड्ढे में, बोरवेल में गिर गया था। ये बात आपकी सत्य है कि हम सब इससे व्यथित हैं, दुखी हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सरकार ने जो कानून बनाए गए हैं, जांच की गई है, जिसके ऊपर भी मुकदमा एफआईआर लॉन्च कर ली गई है। जो कठिन से कठिन जो सजा बनती है वो कानून उसके अनुसार उसको दिलवाई जाएगी। और आगे जो है केंद्रीय सरकार और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों से अगर कोई भी बोरवेल जो है वो अगर तुरंत, यानी जो वो बंद है या वो भरना है, तो उसको मजबूत ढक्कन लगाकर, अगर वो चलित नहीं है तो उसको बंद करना है। इस तरह के प्रावधान है। लेकिन इसके साथ जो अब सरकार ने जैसे देखा कि भाई ये, क्योंकि मान लिए मुख्यमंत्री जी सारे इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो सरकार ने कड़े जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं प्रशासन को। अब और ज्यादा इसकी मॉनिटरिंग होगी। जब भी कोई बोरवेल लगेगा उसका डिजिटलाइजेशन, पंजीकरण होगा और उसके बाद उसकी समुचित जो व्यवस्था होगी बंद करने की, सीलिंग की, अन्य प्रकार की, वो सभी निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस तरह से जो भारतीय बीएनएस के तहत जो कानून बनते हैं उसमें सेक्शन 106, 125 के अंदर सख्त से सख्त जो सजा है वो दिलवाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बात मैं सौरभ जी जो मुख्यतः बताना चाहता हूं कि ये एक जन जागरण और जन अभियान का इसमें जुड़ना सभी का जरूरी है। क्योंकि प्रशासन सीलिंग कर सकता है, प्रशासन एक अपनी उसकी सीमाएं हैं, वो जहां तक है। अब मान लो किसी ने बिना पंजीकरण किए अगर कोई बोरवेल लगाने लग रहा है, तो लोगों को इस भागीदारी में, जहां इस तरह का कोई भी बोरवेल दिखता है जो बंद हो, कोई गड्ढा हो, कोई सीवरेज हो, तो तुरंत प्रशासन को फोन करना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी अनहोनी, हृदय विदारक घटना ना हो। इसमें हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। प्रशासन और कानून अपना काम कर रहा है। बजरंग जी, क्या इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को? वाकई में दुखद है जिनका बच्चा गया, और मजबूती से क्रियान्वयन होना चाहिए कानूनों का। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को भागीदार होकर साथ आना चाहिए। प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। ये सौरभ भी ठीक बात है। ये बहुत दुखदायी घटना है और चिंताजनक। 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिरकर मर जाता है। जहां तक कि प्रशासन ने भी कोशिश की, मैं इसमें बेमतलब की राजनीति नहीं करूंगा, बिल्कुल जो प्रशासन की कोशिशें होती है प्रशासन अपनी तरफ से की है, मगर क्या है, हम फिर भी स्पीकर खोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्पीकर खोल लो, अपना स्पीकर खोल लो, स्पीकर माइक खोल लो, माइक। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सौरभ जी? जी जी माइक खोलिए। ठीक है, ठीक है बजरंग जी, आवाज आपको आवाज पहुंच रही है? राजरमन जी बहुत कम आ रही है, तो माइक ठीक है, थोड़ा सा माइक को आप कर दें। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा थोड़ा सा आपका ऑडियो बढ़ा देंगे बजरंग जी का, आवाज की दिक्कत ना हो। ठीक है। 21 घंटे लंबा संघर्ष करने के बावजूद बच्चे को नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि हरियाणा में पहले भी इस तरह की कई घटना हो चुकी है आपके सामने जी। इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत। लापरवाही मादक नहीं, लापरवाही जी, खेत का मालिक है या ठेकेदार है, लापरवाही काम दे दिया भाई ट्यूबवेल लगाने के लिए, बोर करने के लिए, वो जो काम करने वाले मिस्त्री है, लेबर है या ठेकेदार है, वो जल्दबाजी में काम करके खुला छोड़ देते जी। खुला छोड़ने का कई बार बच्चे हरियाणा की गिरे आपके साथ हैं। आपने उदाहरण दिया, कुछ क्षेत्र का भी दिया, सागा और उदाहरण दिया आपने। तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है। बिल्कुल। तो सरकार को इसके लिए नियम बनाने की जरूरत है
भाई जो भी कोई कीमत लगाएगा नियमों के अनुसार परमिशन तो वैसे लेनी पड़ती है, नियम के साथ परमिशन ले, और जो विदाउट परमिशन लगाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जब खेत में ट्यूबवेल लग रहा है तो खुदाई 10 फुट स्टार्ट हो जाती एकदम से तो फुट की खुदा ये 150 से लेके 500 फुट तक की खुदाई हो सकती है। जी। जब एरिया वाइज खुदाई होती है, कहीं तो पानी 150 फुट में आ जाता है, जी। कहीं में 160 पे, कहीं में 220 में आता है, कहीं में ज्यादा खुदाई होती है। जैसे खुदाई शुरू होती है वहां के ऊपर जितनी खुदाई स्टार्ट होती है उसी टाइम मजबूती से उसको बंद करके अच्छे ढंग से बंद करके रखना चाहिए, काम खत्म होते ही। जैसे प्रशासन ने भाई जो खेत का मालिक था, ठेकेदार था, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, तो मुकदमा दर्ज करना एक अलग बात है जी। मगर आप देखिए मुकदमा दर्ज होने से तो बच्चों को तो नहीं बचा पाया, बच्चों को तो नहीं बचा पाएंगे। दो घटना हो गई, एक तो बच्चा चला गया, ऊपर से 3 आदमी पर मुकदमा दर्ज हो गया, ये लापरवाही के कारण ही हुआ। और ये दूसरी बात ये है, आप हरियाणा की बात लीजिए, जी। प्रशासन की लापरवाही यहाँ कहूंगा मैं, सरकार की लापरवाही यहाँ आप ही मानेंगे कि हरियाणा के अंदर जगह जगह शहर और गांवों में सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं, टूटे पड़े। ढक्कन नहीं है, दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग चोट लगे, कईयों की मौत। ये तो सीधे तौर पर जी। सरकार के साथ जुड़ा हुआ मामला है, जिला प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मतलब सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की ठीक है। जरूरत है। आप देखें बरसात की मौसम है, सुनिश्चित होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये जो सुरक्षा है वो बच्चों की हो या फिर इस तरीके के बोरवेल खुले नहीं रहने चाहिए, उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सही बात है। और सुनो, एक तो उसके लिए सरकार को दूरी कहीं भी सीवरेज लाइन है कोई बिना ढक्कन के खाली खुला नहीं होना चाहिए, पूरे ढके होने चाहिए तुरंत प्रभाव से। कहीं टूट रहे हैं नया लगाओ, नहीं है तो नया लगाओ, ताकि एक्सीडेंट ना ठीक है। बिना पड़े। पर ठीक है। इसलिए सरकार को जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है। ठीक है बद्रीन्द्र जी। ठीक है। ठीक है। समझाने की मैं आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ सर। जहाँ बोर हो रहा है, बोरवेल हो रही है, वहाँ निगरानी रखी जाए, वहाँ खुला ना रहे। ये गांव की पंचायतों को, किसानों को समझाने की, जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि ऐसी लापरवाही ना हो और लापरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई, ऐसी घटना हरियाणा में पुनरावृत्ति ना हो, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। गुरजीत मान जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गुरजीत मान कृषि और भूजल विशेषज्ञ हैं। सर पूरा घटनाक्रम किस तरह से देखते हैं? किसान के खेत में बोरवेल किया गया, 220 फीट गहरा किया गया, बच्चा 256 फीट तक पहुंच गया, यानी कि गहराई बहुत ज़्यादा थी, उस बोरवेल की ओपन छोड़ा गया। जो मौजूदा स्थिति है, जो घटना हुई है, वाकई में हृदय विदारक घटना है, अपूर्णीय क्षति है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या कुछ बेहतर हो सकता है? जी, हम सब समझते हैं और सभी की संवेदना यही है कि ये बहुत दुखद घटना हुई है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है कि ये किस बार हुई है, इससे पहले भी अभी साथियों ने बताया 2006 में हुई, 19 में हुई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में गाइडलाइंस जारी की थी और 2019 में उन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी अंडरलाइन करके दोहराया कि ये जो 2010 में बताई गई वो लगाई। लेकिन बात यहाँ कानून की नहीं। अगर मैं एज जनरल बोलूं जी, तो हम सभी हिंदुस्तानी और खास करके उत्तर भारत के हिंदुस्तानी सेफ्टी के मामले में, चाहे वो बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, हम बिल्कुल जीरो हैं। आप देखिए कि बिना हेलमेट के हम बाइक चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं। अंडर एज बच्चे हैं जो भी शायद 10 साल के भी नहीं हो, उससे भी छोटे, उनको आप स्कूटी दे देते हैं, वो सड़कों पे उसको भगाते हैं। तो ये क्या एक जोखिम लेने वाली बात नहीं है? और उसमें कौन जिम्मेवार है? हम नागरिक, और हमारे अंदर जो सेफ्टी की चेतना नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी बात यही है कि चेतना जो है ये कल्चर से बनती है। अभी अगर आप विकसित देशों में जाओ तो उनमें चेतना है जी। हमारे यहाँ ये क्यों लुप्त हुई, ये तो एक बड़ा रिसर्च का विषय है, लेकिन है नहीं।
और इसमें कोई शिक्षा दीक्षा का भी लेना देना नहीं। जी जो मैंने अभी गलतियां गिनाई ये सभी वर्ग के लोग करते हैं, उच्च शिक्षित भी करते हैं, बिल्कुल इलिटरेट भी करते हैं। बेसिकली देखिए 3-4 तरह की सेफ्टीज हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, वर्क प्लेस सेफ्टी है, सेफ्टी एट होम है और रोड सेफ्टी है। अब ये वाली जो थी ये बेसिकली वर्क प्लेस सेफ्टी है। वो किसी जी आपके किसी किचन में भी हो सकती है, जो कमर्शियल किचन हो, आपके खेत पे भी हो सकती है, आप आपके ट्रैक्टर चलाते हैं या जेसीबी मशीनें चलाते हैं जी या कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, ये सब उसमें आती है। और इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्री में आती है। तो ये वर्क प्लेस सेफ्टी का मामला है। अगर थ्योरेटिकली देखें जी हुआ तो ये है कि नए बोर में तो ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, जो पुराना डिस्कार्डेड बोर छोड़ दिया उसके नजदीक की, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि वो बोर अब काम का नहीं रहा था, तो जो भी उसको लगा रहे थे उन्होंने सोचा कि पहले नया बोर चालू करते हैं। और अक्सर ऐसे पुराने बोरों को किसान बंद कर देते हैं। जी लेकिन ये अक्सर लापरवाही और गर्मी का मौसम है, हो जाती है कि पहले जो अभी जरूरी काम है उसको करते हैं, उसके बाद जो कोई पेंडिंग काम है उसे किया जाएगा। और वर्कफोर्स जो है किसान के खेत पे काम करती है, जिसे वैसे तो उनको ट्यूबवेल इंजीनियर बोल देते हैं, वो बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं लेकिन काम करना जानते हैं। जी काम करना अवश्य जानते हैं, लेकिन सेफ्टी क्या होती है वो थोड़ी बहुत उनके दिमाग में होती है। सेल्फ सेफ्टी, कि कहीं उनके कोई औजार ना लग जाए, उनके ऊपर कुछ न गिर जाए, वो उस जगह पर ही सीमित है जहां वो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, आसपास की जगह के लिए नहीं। जी तो ये तो देखो ट्रेनिंग का मामला है। उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी तरीके से मिले, जी चाहे वो बिल्कुल पता क्या है कि आप बड़े बड़े कोर्सेज मत करवाइए, बिल्कुल आप छोटी छोटी ओरिएंटेशन कराइए। जैसे ट्रैफिक वीक पखवाड़ा मनाया जाता है, ऐसी सेफ्टी के पखवाड़े, चाहे वो फायर सर्विसेज वाले बताएं। वो भी तो हमें नहीं पता कि आग लग जाए तो हमने क्या करना है। अभी दिल्ली में हादसे हुए हैं, वो कोई बोरवेल के मामले तो नहीं थे। और दिल्ली देश की राजधानी है, उसके बाद बावजूद वो इतना आगजनी हुई और कितने लोग हताश हुए और बिल्कुल कोई नहीं उन्हें बचा सका। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। जी हमारी फायर सर्विसेज भी केवल 2-4 मंजिल तक ही काम करती है, उसकी बड़े बिल्डिंग्स के लिए वो है नहीं। तो ये बिल्कुल जनरल बात है, उसको आप स्पेसिफिकली एक बोरवेल से नहीं जोड़ सकते। जी ये हर जगह पे है। जैसे अभी एक साथी ने सड़कों की हालात बताई, जहां अमृत योजना चल रही है वो सड़कें फाड़ दी गई हैं और उसके बाद उन्हें ठीक से टेम्परेरी मरम्मत भी नहीं किया। और अब मानसून आएगी तो वो मिट्टी धंस जाएगी। जो रोज जाने वाले हैं उन्हें पता होगा जी ये लेफ्ट से सड़क फाड़ी हुई है, राइट में ठीक है। जो कोई अजनबी आएगा और लेफ्ट में चला गया तो वो नए ट्रेंचेस में गिर जाए, और गिर के उससे भी वही हो सकता है जी जो इसमें बोरवेल में हुआ। तो मेरा मानना है कि चेतना जो है ना जी, वो हर वर्ग के और हर उम्र के, हर शिक्षा के लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि स्कूल के पाठ्यक्रम से ये शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल और मुझे याद है कि मेरे बचपन में हमारे एक छोटा कायदा होता था, उसमें इस तरह की सेफ्टी के नियम बताए जाते थे कि आप ट्रेन में बैठे हो तो हाथ बाहर नहीं निकालिए, आप चलती बस से नहीं चढ़े। लेकिन आज के जो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज स्कूलों में लगते हैं, उनमें ये चीजें जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ को बचा सकती हैं वो नदारद है। तो देखिए शिक्षा क्या होती है, शिक्षा तो जीवन का ढंग है। बिल्कुल आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज, हिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहे हैं, जी उससे पहले तो आपको जीवन का एक ढंग आना चाहिए। दूसरी बात रही कि कुछ जिक्र हो रहा था कि इतने बोरवेल क्यों लग रहे हैं। देखिए हरियाणा, पंजाब या नॉर्थ इंडिया किसानी प्रधान क्षेत्र है और हमारे पूरे देश का अन्न का कटोरा हम ही है। हमारे पास बहुत ज्यादा अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि अगर आप कहें कि बिना पानी की फसलें हम उगा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर 47-48 तक हो जाता है। डेफिनेटली नई विधियां जो आई हैं, खास करके आपके चावल उत्पादन में डायरेक्टली सीडेड राइस आया है, उसमें पहले से बहुत कम पानी लगता है। और भी कई फसलें हैं, उसमें तो एक लंबा प्लान है। लेकिन सेफ्टी तो आपको दिन रात हर वक्त चाहिए, घर में भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, सड़क पे भी चाहिए, खेत पर भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कहीं आप जा रहे हैं वहां भी चाहिए। जी आप देखिए ना कि आप अचानक आपके ऊपर खंबा गिर जाता है, आप पहाड़ों में रोज सुनते हैं, तो उसमें कसूर क्या है किसी का, है ना। तूफान आया तो ये बातें देखो, ये कहने में बड़ी आसानी लगती हैं और इसका हल मुझे नहीं लगता कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इज मस्ट।
लेकिन उससे पहले वो सिखाया तो जाए कि नियम क्या होने चाहिए बचत के लिए। उसके बाद ठीक है कि आप किसी को पनिशमेंट देते हो तो वो उन लोगों के लिए संदेश है जो जानते हुए भी लापरवाही करते हैं। लेकिन जो जानकारी नहीं और लापरवाही हो रही है तो वहां तो कमी सिखाने और सीखने की है। और परिवारों में भी जैसे पहले बड़े बुजुर्ग बताते थे बच्चों को कि आपको लेफ्ट साइड में चलना है, आपको सड़क देख के क्रॉस करनी है। अब वो आपस में उनका मिलना जुलना भी बहुत सीमित हो गया। शिक्षा जो पहले कम से कम घरों में मिल जाती थी वो भी अब नहीं मिलती। अब आप देखिए बच्चे एकदम से सड़क पे भाग के आगे आ जाते हैं और एक दूसरी तरफ से अगर गाड़ी आ रही है तो वो कई दफा नहीं भी लगा सकता। तो गलती तो फिर कहीं ना कहीं हुई उसमें। जी ठीक है, और आपका कोई विशेष सवाल है तो ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास से। गुरजीत मान जी, बहुत सही बात और सटीक बात आपने कही है। जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ तभी हो सकेगा जब लोग जागरूक होंगे। जागरूकता के लिए सरकार का अगला कदम क्या हो, किस तरह से रोकथाम की जा सके, ये भी एक सवाल है। पवन जी, सवाल मेरा आपसे कि कानून बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, दंड के प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन क्या ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कानून के माध्यम से, जैसा कि गुरजीत जी भी बता रहे थे, अवेयरनेस के माध्यम से क्या सुनिश्चित किया जा सके, किस तरह के हादसे रोके जा सकें, उनकी संख्या बढ़े ना, क्योंकि जो हादसे होते हैं वाकई में झकझोर देते हैं, पूरे सिस्टम को चुनौती के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। और जब सबसे बड़ा जो बच्चा जो पीड़ित होता है वो परिवार खड़ा होता है, इसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके? क्या कानून इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से होगा या फिर कुछ ऐसे बायलॉज अभी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो बेहतर इम्प्लीमेंट कर सके रोकथाम के लिए? बिल्कुल, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तो जारी की हुई है और बार बार मतलब फटकार भी लगाई जाती है अधिकारियों को। लेकिन क्या है कि इसमें कोर्ट को फिर इनको पॉलिसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे बताया कि जागरूकता अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितनी जागरूकता अवेयरनेस बढ़ेगी ये कमियां होती जाएंगी। पनिशमेंट तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर गड़बड़ करते हैं, लेकिन जागरूकता इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सरकार की जो अभी जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, पहले भी हुए हैं, तो ऊपरी स्तर पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि जैसे हम और चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं सरकार की नीतियों का, इसके बारे में भी प्रचार प्रसार अच्छे से हो। और साथ में इम्प्लीमेंटेशन है, जो अधिकारियों को गाइडलाइंस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग फिक्स होनी चाहिए। लेकिन जितनी जागरूकता रहेगी, लोगों को बताया जाए कि भाई किसी को अगर ऐसा बैल दिखता है तो वो जैसे नंबर पे इन्फॉर्म करे, जैसे हमने आजकल और समस्या के लिए 112 जैसे नंबर दिए हैं, ऐसे सूचना देनी है, बोरवेल है, सरपंच की जिम्मेवारी लगाई जा सकती है। तो जो अधिकारी उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए टाइट की जा सकती कि वो थोड़ा सख्ती से काम करे। लेकिन मेन तो इसमें गाइडलाइन अवेयरनेस के लिए पॉलिसी बनाई जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अधिकारियों, सरपंच वगैरह से या जो सोशल वर्कर्स है, जो आजकल संस्थाएं बहुत चल रही है, उनके थ्रू कराया जाए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, राजरमन जी, क्या असुरक्षित बोरवेल की पहचान जरूरी है? निगरानी सिस्टम बढ़ाया जाना चाहिए, जैसा कि गुरजीत जी ने भी कहा और पवन जी ने भी इस बात को कोट किया। सरकार का अगला कदम क्या होगा इन घटनाओं को देखने के बाद? क्या कुछ तगड़े इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे अवेयरनेस के लिए? क्या कुछ आप लोगों की रणनीति होगी प्रदेश में जो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए सौरभ जी, सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं सभी डीसीओ कि वो अपने अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ऐसे जो बोरवेल है, जो गड्ढे हैं, जो सीवरेज है गांव में जो है वो उनको चिन्हित करें। और चिन्हित करने के बाद पंच, सरपंच और अधिकारियों की जिम्मेवारी लगा दी गई है कि उनको वो पुख्ता जो बोरवेल है या कोई गड्ढे हैं उनको बंद करे, ताकि इस तरह की कोई हृदय विदारक जो घटना है वो ना हो। लेकिन इसमें जो सरकार है वो एडवाइजरी जारी कर सकती है, कानून नियम बना सकती है, जो उल्लंघन करते हैं उनको सजा दे सकती है। लेकिन जैसे मेरे पूर्व के प्रवक्ता साथियों ने बताया कि ये अभियान तब सक्सेसफुल होगा जब हम सभी की भागीदारी और जन जो इसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि अगर हम इस तरह की कोई चीज देखते हैं या कोई हमें लगता है कि इससे दुर्घटना हो जाने की आशंका है, तो हमारा फर्ज है कि प्रशासन को या 112 पे सूचित करें, चिन्हित करें। अगर हम उस बच्चे की, जो बच्चा निर्वैर इसमें गिरा है, उसकी जगह अगर हम अपने बच्चे को रख कर सोचे तो हम इतने कांप जाते हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह की जो घटना हो चुकी है बड़ी दुखद थी।
लेकिन भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो, उनको हमें रोका जा सकता है। तो इस तरह से जब ये जन भागीदारी होगी, चाहे वो फानने जलाने की बात हो, चाहे अन्य हेलमेट पहनने की बात हो, जैसे मेरे प्रवक्ता साथी ने बड़ा खुल के और विस्तार से कहा, चेतना की बात की, हम सब की जन भागीदारी की बात की, तो ये सत्य है कि जब हम सब मिलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेंगे, इस तरह की घटना को रोक सकते हैं। प्रशासन, कानून अपना काम कर रहा है, हम सभी को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी ये सफल होगा और हम सब ऐसी भविष्य में घटनाएं होने से रोक सकेंगे। अब सरकार ने ये भी कहा है कि जितने भी बोरवेल है जो नए लगेंगे का डिजिटलाइजेशन, पंजीकरण होगा, और जो पुराने हैं, जो बंद है, जो दूसरे हैं, उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी सीलिंग प्रॉपर है, उनमें जाल लगा के या उनको परमानेंट बंद किया गया है। तो इस तरह से जो है सरकार ने कदम दिए हैं। इस घटना से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि ऐसी अप्रिय घटना ना हो, जिससे हमारा समाज, हम सब व्यथित हो, दुखी हो। बजरंग दास जी, क्या सभी दलों को मिलकर स्थायी नीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि मेरा तेरा करने के बजाय हम इस गंभीर विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, जैसे कि सटीक हल के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे कि अब ज़रूरत आ चुकी है कि जागरूकता के साथ साथ हर व्यक्ति इस मुहिम में साथ आए? क्योंकि कानून केवल बना देना, महज एक उसका इम्प्लीमेंटेशन करा देना महज एक समाधान नहीं नजर आता। ये बिल्कुल सही बात है सौरभ जी। सिर्फ कानून बनाने से समस्या समाधान नहीं होता। कानून के साथ जनता को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत होती है। मैंने पहले भी कहा, गांव के किसान ज्यादातर, पंचायतें उसमें शामिल की जाए जी, ताकि उनको इस बारे में पूरा अभियान चले, भाई कोई भी खड्डा ना हो। आपने देखा जगह जगह बजरंग जी की आवाज बंद हो। आज भी गांवों के अंदर राजरमन जी आवाज नहीं आ रही है क्या? पहले कुएं होते, कुएं आज भी कुएं हैं, और वो कुएं आते हैं जो बिल्कुल में पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं, वो चालू पड़े हैं। अरे सिर्फ पानी नहीं है कुओं के अंदर। पहले कुएं होते थे जो पानी होता था, पानी निकालते थे। आज कई कुएं सूखे पड़े हैं, फिर भी कुएं के डूबे पड़े हैं। वो सिर्फ कोई ना कोई घटना का कारण बनते, और कुआं कोई फायदा नहीं। मतलब पानी नहीं है तो लेना नहीं, देना नहीं। तो ऐसी चाहिए जगह चेक करके सरकार को उन कुओं को भी बंद करने की जरूरत है। ज्यादातर घटना लापरवाही के कारण, लापरवाही होती है जब ये घटना ज्यादातर हो रही है, उसमें कोई दो नहीं। और मैं कहता हूँ ऐसी जब घटना होती है उस तो चर्चा होती है। यह बात मान के चलना, और अभी हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो आज नहीं कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, 5 दिन तक चर्चा रहेगी, साथ में भी लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं, वही मुख्य धारा में फिर लापरवाही के अंदर हम चल पड़ते हैं। तो ये सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत के वीडियो बना बना अपने जो जिले के डीसी है, में सभी को दे दिए जाए। कहीं भी कई शहरों की गांव पहला पोस्ट हो ये बोरवेल का मामला, दूसरा सबसे बड़ी घटना सीवरेज, जो डेली घटना होती है जी, या जिसकी चर्चा नहीं होती। सीवरेज के मैन होल ना होने का मेरे साथी में थे, तीनों तसल्ली करो, क्या घटना होती है। दूसरे बढ़ के गाड़ियों का एक्सीडेंट, बच्चे गिर जाते हैं, आदमी पे गिर जाते हैं, स्कूटर के पहिए गिर जाते हैं, बड़ी भारी चोट लगती है, वो मौत हो जाती है। तो ये लापरवाही है। ये जिला प्रशासन को भी इस पर देख रहे हैं कि गांवों के अंदर लगा लो आप, ये बरसाती नाले बना दिए, कितने बरसाती नाले बना दिए, नाले बन गए, ऊपर सीमेंट के ढक्कन लगा दिए। अब तक 2-3 दिन बाद टूट गए, वो खुलने ही पड़े जी, मिलेगा कई साल। उदाहरण ऐसे ऐसे बड़े बड़े गांव है, अगरवा गांव है, अगरवा गांव में बरसाती नाले और शिफ्टेड नाले, और लगभग उसके पत्थर टूटते पड़े, खुलने पड़े, बदबू मारते हैं, गिरने का डर, चोट लगने का डर। ठीक है, वो सही बात है। वो ऐसी स्थितियां हैं, तो सबकी तरफ
ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। जी। इसके लिए सख्त नियम बनाना और जो महकमे है उनको आदेश दे, कोई भी बरसाती नाले खाली ना हो, कोई बोरवेल के अंदर डूब के कोई बच्चा ना मरे, कोई सीवरेज का ढक्कन जो है ऐसा कोई सीवरेज लाइन ना हो इसका ढक्कन के लिए खुला पड़ाओ, ऐसे आदेश देने की जरूरत। गुरजीत मान जी, क्या व्यवहारिक तौर पर हमने हर पहलू को छुआ, आपने भी हर पहलू का जिक्र किया, कानूनी तौर पर भी हमने बात की, लेकिन अब समझें तो नैतिक तौर पर जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं। हमने अवेयरनेस कैंपेनिंग की भी बात की, जो सरकार लगातार इसको लेकर काम भी करने की बात कर रही है, इन घटनाओं के बाद सतर्क है। और क्या बेहतर व्यवहारिक तौर पर किया जाए, वैकल्पिक तौर पर किया जाए, जिससे कि ये कहा अब आने वाले समय में ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई अब कोई घटना नहीं होने जा रही है। गुरजीत जी, आवाज मिल रही है? आवाज पूछ मेरी समझ के जी बाद। जी हाँ जी जी जी, वो म्यूट किया हुआ था मैंने। हाँ जी जी। जैसे देखिए, निजी तौर पर जिम्मेवार होना जरूरी है, प्रशासन को भी उतना ही आंसरेबल होना जरूरी है। जैसे अभी बजरंग दास गर्ग जी ने बताया कि सड़कों का बुरा हाल है। देखिए, आपको सिखाया जाता है कि आप फुटपाथ पे चले, लेकिन सड़कों के किनारे फुटपाथ हैं कहाँ? वहां तो इंक्रोचमेंट्स हैं। आपको सिखाया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग यूज करें क्रॉस करने के लिए, लेकिन हम जो टियर 3 शहर है उनमें कुछ है ही नहीं ऐसा। और मैं इसके लिए जो मूल क्वेश्चन है, देखिए आप अगर किसी ने याद होंगे तो दूरदर्शन पे आया करता था जरा सोचिए जी, 10-20 सेकंड की क्लिप होती थी और उसमें यही सिखाया जाता था कि आप सेफ्टी कैसे रखनी है, आपने किसी को डिस्टर्ब कैसे नहीं करना। उस तरह के प्रोग्राम अब प्राइवेट चैनल्स पर भी मैंडेटरी होने चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये पॉप जो अपने निकलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें भी सरकार को कैंपेन चलाने चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी के लिए नागरिक को क्या क्या करना है। ठीक है, सरकार ने जो करना है वो अलग बात है, वो करती है या नहीं, लेकिन नागरिक को जरूर सरकार किसी माध्यम से बताए। SMS आते हैं आपदा के लिए, आपके पास अब एक नया सिस्टम भी आया है जो आपके फोन में एक अलार्म रिंग करता है। अगर वो चल सकता है तो आप जो दुनिया भर के SMS गवर्नमेंट भेजती है उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल के मैसेजेस भी भेजें। देखिए, पिछले दिनों कैंपेन चला कि आपको स्टबल नहीं जलानी है, उसको सरकार ने खूब प्रचारित किया, दंडनीय भी किया, और हरियाणा में खास करके वो चीज पहले से बहुत बहुत कम हो गई है। अवेयरनेस प्लस दंड दोनों को मिला के, यही कुछ सेफ्टी में भी चाहिए। ये थोड़ी शुरुआत होगी तो आने वाले काफी लंबे अरसे में कुछ सुधार दिखेगा। ये ओवरनाइट कुछ ठीक हो जाए या DC सभी जिलों के कुछ एक आदेश दे दें, उससे कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला। दिस इज कंटिन्यूइंग एफर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, 10-20 साल ये लगातार चलेगा, तब कहीं हमारे अंदर सेफ्टी की चेतना हमारे दिमाग में, और मुझे तो लगता है जनरेशन क्रॉस हो जाएगी, अगली जनरेशन में जाके ये अब से शुरू करें तो वो हो सकेगा। ठीक है। पवन जी, क्या खुले बोरवेल जिस तरह से घटनाएं होती हैं, अबेंडेंड बोरवेल होते हैं जिनका रख रखाव नहीं होता, उनके लिए वर्तमान कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी आपने जिक्र किया, तमाम तौर पर उनके इम्प्लीमेंटेशन की भी हम बात कर रहे हैं, तो मौजूदा प्रावधान क्या कहते हैं? क्या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज हो सकते हैं? इस तरह के क्या कार्रवाइयाँ महज काफ़ी हो सकती हैं या फिर कुछ और भी अमेंडमेंट की ज़रूरत हो सकती है कानूनों में? प्रावधान तो अभी है कि जितने भी ये बोरवेल है, जितने इनकी सबकी फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग का मतलब बच्चा तो उसमें एंटर कर ही नहीं पाना चाहिए उस एरिया में। बिल्कुल। जैसे हम लोग के ट्रांसफार्मर वगैरह देखते हैं सड़कों पे होते, फेंसिंग करते हैं तो आम आदमी की रीच से बाहर हो जाता है जी। तो वो इम्प्लीमेंटेशन है, गाइडलाइन तो है, सरकार को हिदायत है। अब जैसे ये बच्चा वहां एंटर कर गया तो अबैंडन भी जो होता है उसको भी फेंसिंग तो रहेगी तब तक, उसको आप फिलअप करके मतलब पूरा खत्म नहीं कर देते हो, कवर्ड रहेगा। तो अगर यहाँ फेंसिंग होती तो बच्चा एंट्री नहीं कर पाता। तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी तो है। अब ये देखना पड़ेगा ये जो बोरवेल है क्या अकाउंटेड था या नहीं था, परमिशन से बना नहीं बना है, क्योंकि ये तो इंस्ट्रक्शंस है ड्रिलिंग कंपनीज को भी। कोई भी ड्रिलिंग कंपनी अगर ये करेगी, बोरवेल बनाएगी, वो इन्फॉर्म करेगी प्रशासन, सरपंच को, और उसकी ड्यूटी है कि वो चालू करने से पहले वहाँ फेंसिंग वगैरह सारे काम करवाए। अब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन की कमी है।
और सूचना अगर किसी ने अनऑथराइज बनाया हुआ है जी। तो उसके लिए फिर अब सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करे, जो भी या कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट तो गाइडलाइन कर सकती, कानून बनाना सरकार का काम है। कि जब उसको लग रहा है कि सुरक्षा जरूरी है और मानक तैयार करना जरूरी है, जी। तो उसी के लिए विधानसभा लोकसभा बैठी है कि अपने कानून बनाए। हर चीज हम सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के सहारे नहीं बैठ सकते, कि अदालत का काम तो कानून की पालना कराना है, कानून बनाना सरकार का काम है। जी। जब लगता है कि कोई चीजें ज्यादा अति हो रही है तो कानून भी बनाना पड़ेगा। ठीक है राजरमन जी, एसओपी मौजूदा एसओपी क्या कहती है? उस एसओपी में कितने और ज़्यादा परिवर्तन हो सकते हैं? कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है? सरकार में आप हैं, बोरवेल हादसों को रोकने के लिए हम निर्देशों की बात करते हैं, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। हादसे होते हैं, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन क्या महज कार्रवाइयाँ काफ़ी हैं या फिर ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्टैंडर्ड और फिक्स्ड एसओपी हो, एक स्ट्रिक्ट एसओपी हो, सख्त नियम हो, जिससे कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना? क्या कुछ कहता है अगला कदम आपका? देखिए सौरभ जी, कि चाहे कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पंच हो, सरपंच हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, कानून से कोई बड़ा नहीं है। कानून के अनुसार किसी की भी इसके अंदर अगर कोई लापरवाही है, उन दोषियों पे सख्त से सख्त जो कानून अनुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। और मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि सरकार ने सभी डीसीओ को, सभी कलेक्टर्स को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में डिजिटल जो ये बोरवेल लगाएंगे उसकी पंजीकरण होगा। पंजीकरण होने के बाद उसके अगर कोई मान लो उसका डाटा रहेगा, जो अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला है तो उसको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से उसकी सीलिंग होगी। सीलिंग होने के बाद उसकी ये जांच होगी, उसकी फॉल सीलिंग होगी कि उसमें कोई भी एंट्री ना कर सके और उसको स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से जो कानून है और जो सजा है, जो प्रावधान है, वो कानून के अनुसार जो भी बनते हैं, जिसके ऊपर भी बनते हैं, जो भी दोषी है उन सब को उसके अंदर उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में ऐसी घटनाएं हो तो उसके साथ एक जन जागरण और जो लोग हैं उनको अभियान चलाया जाएगा, उनको साथ में जोड़ा, ताकि जैसे मेरे पूर्व के प्रवक्ताओं ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई ऐसी ऐसी जो एडवाइजरी है जो पहले दूरदर्शन पे भी आती थी और हम सब को पता भी है, और हम फिर पता होने के बावजूद भी चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, हम उनको दरकिनार कर देते हैं, हम हेलमेट नहीं लगाते। और जब दूरदर्शन पे पानी तक की आती है कि पानी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, तो ये एक जन जागरण अभियान जब होगा तब सबकी इसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी हम इन चीजों पे और ज्यादा करने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। सरकार ने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिए, कार्रवाई भी कर देगी, लेकिन इसका अंतिम जो लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम सभी अपनी जिम्मेदारी जो है समझे और हम अपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर हमें कोई दिखता है, कहीं भी ऐसी कोई चीज दिखती है कि भाई इससे कोई भी किसी तरह की भी दुर्घटना हो सकती है, तो हम प्रशासन को सचेत करें, प्रशासन को उसकी सूचना दें, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि इस तरह की जब हृदय विदारक जो घटनाएं होती हैं वो एक परिवार के साथ नहीं बल्कि वो पूरे समाज को झंझोर दे देती है। हम सबको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है। हमें अपनी नैतिकता भी समझनी होगी और इस जन भागीदारी में हम सबको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी जो सुनिश्चित हो। तो सुझाव बजरंग दास जी क्या कुछ दे सकते हैं इस पूरे मामले पर? पंचायत बात करें, स्थानीय निकायों की बात करें, क्या कुछ और बेटर एक्सरसाइज हो सकती है? ये देखो सौरभ जी, प्रवक्ताओं की एक ही राय है, सबसे पहले सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है और जन जागरण अभियान पूरे हरियाणा के अंदर चलाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटना पुनः दोबारा ना हो। तीसरी बात, ये पब्लिक हेल्थ महकमा जो उनकी लापरवाही रहती है, ये बरसाती नाले की जो ने आपको उदाहरण दिया, सीवरेज ढक्कन का उदाहरण दिया, ये बहुत बड़ी लापरवाही, थोड़ी नहीं है। और पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसा काम नहीं, कैसा कोई ऐसा शहर नहीं, छोटे छोटा बड़े बड़े शहरों के अंदर आप देखोगे ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सरकार को पब्लिक हेल्थ के खिलाफ ये एक्शन लेने की जरूरत है, अधिकार को खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, उनकी
बीमारी फिक्स करने की जरूरत है। ये आपने बोरवेल का मामला आ गया कि पता है ऐसी घटनाएं तो शहरों में, गांवों में, बरसाती नालों में और ये अपने सीवरेज में रोज हो रही है। तो मतलब जिक्र आते हैं, शोर होता है, अखबारों में छपती है, चैनलों में, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। जी तो सरकार को पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को भी निर्देश देने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स करनी चाहिए। सरकार इस काम के लिए कोई भी काम करेगी, हम विपक्ष पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरे तरह प्रशासन के, सरकार के साथ हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर किसी ऐसी घटना पुण्य ना दुहराई जाए। और एक बात और है जी बोरवेल होते, बोर होते, जैसे हम ट्यूबवेल लगाते, जी मैं समझता हूँ कोई ऐसी कंपनी शायद ये होगी जो बगैर परमिशन चेक किए हुए वो बोर करती हो। जी फिर भी मतलब ये सारी चीज सुनिश्चित करने की जरूरत है। भाई एक आदेश दे, कोई भी विदाउट सरकार की परमिशन के कोई बोरवेल करता है और कोई करेगा, उसके अंदर वो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो करने वाला है, गुरवाने वाला है, उसके खिलाफ भी होना चाहिए। और उसके अंदर एक नियम लिखे, जो भी बोरवेल कर रहा है, जो भी बोर करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बोर बिल्कुल कर सही रहा बात है, उसको पूरा मजबूती से ढके रखना, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो उसकी है जो बोर कर रहा है। तो उस गाइडलाइन के अंदर डाला जाए ताकि उसके अंदर दोषी, सबसे ज्यादा दोषी जो बोर कर रहा है वो दोषी माना जाए। क्यों? ठीक है। गलती तो उसकी है। बिल्कुल, ठीक मैंने है। काम दे दिया, मेरा खेत है, मेरा खेत है, मैंने बोर मूल्य देने के लिए ठेका दे दिया, तो खुला छोड़ता है वो ठेकेदार की जिम्मेदारी, ना कि खेत मालिक की। खेत मालिक ठेका दे दिया, उसे पहले खोल दिए। तो कहने का मतलब ये है, जो ठेका लेता है उसकी जिम्मेदारी ठीक करनी चाहिए। भाई जो भी काम करेगा वो उसको बंद करके रखने ठीक है, की, बिल्कुल। कंप्लीट होने तक की सारी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठेकेदार लापरवाही ना करे, गलती ना करे और ऐसी घटना पुण्य हरियाणा के अंदर ना हो, ये जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटनाओं की। गुरजीत मान जी, क्या राज्यव्यापी सर्वे की जरूरत है मौजूदा स्थिति को देखते हुए हरियाणा के अंदर? देखिए जी, सर्वे भी होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अकेली सरकार को कटघरे में खड़ा करने से या पॉलिटिकल डिबेट करने का फायदा नहीं है। हमें शीघ्र, अतिशीघ्र इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको ध्यान में हो तो एनवायरमेंटल स्टडीज अब कंपलसरी कर दी है HRD ने। जी आपकी शायद 5वीं क्लास से लेके ऑल थ्रू योर ग्रेजुएशन, हर क्लास में एनवायरमेंट के प्रति चेतना के लिए वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जी अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो यू आर फेल्ड इन योर मेन बैचलर या कोई भी डिग्री है। इसी प्रकार ये भी उसे सम्मिलित करें ताकि कम से कम आने वाले भविष्य में सभी बच्चे अगर वो पूरा याद ना रखें तो आंशिक तौर पे उनके मनोविज्ञान में, उनकी मनोस्थिति में ये फिट हो जाए। जी। और उन्हीं बच्चों में से कुछ ने अधिकारी भी बनना है, प्रशासन में भी जाना है। तो ये एक सामूहिक जो एक कार्य एफर्ट्स होंगी वो भविष्य में चल करके हमें एक अच्छा, एक सेफ हिंदुस्तान बनाने में मदद करेंगी। जादू की छड़ी मुझे आज के दिन नहीं लगता। और देखिए, किसान भी अपने हिसाब से तो सेफ्टी करता ही है। बिल्कुल। अगर कोई बोरवेल रह जाता है तो वो अपने हिसाब से उस पर कुछ कपड़ा बांधता है, गट्टा बांधता है, बोरी रखता है। लेकिन हो सकता है कि उसे पूरा पता नहीं होता कि ये इतना मकबूल काम नहीं है और ये आंधी हवा से उड़ सकता है और इसके बाद ये डेंजरस बन सकता है। इसी प्रकार ये बिल्कुल एक सिंपल बात है कि सर्पदंश से हम सभी यहाँ बैठे हैं, जी। हम में से कितनों को पता है कि अगर सांप डस जाए तो पहले उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। वो खेत में भी मिलेगा, ठीक है, हर जगह ठीक है, मिलेगा, गुरजीत जी, है ना जी। ठीक तो है, ये समय थोड़ा कम चीजें है। बहुत जरूरी है, जानकारी है। जी जी। पवन जी, क्या जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो उसमें आपका क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूँगा। बेहतर कैसे हो सुविधा, हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। कैसे रोकथाम हो इसकी आने वाले समय में, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। क्लोजिंग कमेंट में आपका चाहूँगा, शॉर्ट में बताइएगा समय का। तो यही है कि जागरूकता, अवेयरनेस इसमें बनाई जाए
और साथ में नियमों को भी कानूनी दायरा दिया जाए। अभी कानून नहीं बना है, जी कानून का रूप देने से इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो पाएगी, लेकिन प्राथमिकता जागरूकता को ही देनी पड़ेगी। जी जागरूकता सबसे जल्दी फैलती है, तो वहां से शुरुआत करके कानून रूप देना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिंदगी की जंग निर्भय हार गया, कई सवाल छोड़ गया। वो सवाल ये कि आने वाले समय में कैसे खुद को और अपने परिवार में छोटे छोटे नौनिहालों को सुरक्षित रखा जाए। सामूहिक तौर पर, नैतिक तौर पर जिम्मेदारी सबकी बनती है, चाहे वो जागरूकता की बात हो, चाहे वो नियमों को कड़ा करने की बात हो, या फिर सबके आने की बात हो। सब एक साथ आगे आएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के हादसे देखने को ना मिलें या फिर उनकी रोकथाम हो सके। उम्मीद यही करेंगे कि जागरूकता के साथ सरकार ठोस कदम उठाए और इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में हर व्यक्ति, हर एक नागरिक, खासकर न सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे देश का, इस तरह जहां जहां भी बोरवेल है, अपना योगदान दे और इस तरह की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस उतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।